वेलकम टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है हैरी मार्कोविट्स मॉडल, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि इफ देयर आर सपोज 26 सिक्योरिटीज है मार्केट में, तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज क्रिएट कर सकते हैं उससे। फिर हमने पाया कि ये जो उनका रिस्क और रिटर्न है वो एक एरिया में आएगा। उसके बाद हमने देखा कि इन सारे पोर्टफोलियो में देयर आर फ्यू पोर्टफोलियोज जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो है। एफिशिएंट पोर्टफोलियो मतलब ऐसे पोर्टफोलियो जिनका रिटर्न हाईएस्ट होगा फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, या फिर रिस्क लोवेस्ट होगा फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न, यानी इनसे और कोई बेटर सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि इस एग्जांपल में आपने देखा डायग्राम में, A, B, C, D are efficient portfolios. They either give you highest return or they have lowest risk. या तो रिटर्न हाईएस्ट है या रिस्क लोवेस्ट है। और ये जो लाइन जो इनको कनेक्ट करती है, A, B, C, D, इस लाइन को हम बोलेंगे एफिशिएंट फ्रंटियर। दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एफिशिएंट फ्रंटियर। तो इसका मतलब ऑल पोर्टफोलियोज ऑन एफिशिएंट फ्रंटियर आर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। तो A, B, C, D आर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज इन दैट डायग्राम। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि A, B, C, D या इस टाइप के जो पोर्टफोलियो होंगे जो एफिशिएंट फ्रंटियर में होंगे वो एफिशिएंट पोर्टफोलियो है। दोज आर द बेस्ट पोर्टफोलियो फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि एक इन्वेस्टर A सिलेक्ट करेगा, B सिलेक्ट करेगा, C करेगा या D करेगा। तो नाउ दैट विल डिपेंड ऑन द रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर। ओके, दैट विल डिपेंड ऑन द रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर। तो आज आप एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, द इनडिफरेंस कर्व, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिफरेंस कर्व। यूजुअली ये इनडिफरेंस कर्व इकोनॉमिक्स में आपको सिखाया जाता है कि जो भी पॉइंट्स एक इनडिफरेंस कर्व में होंगे वो सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। ऑल पॉइंट्स ऑन वन इनडिफरेंस कर्व विल गिव यू सेम सेटिस्फैक्शन। तो हमारे इस डायग्राम में इन्वेस्टर का रिस्क इनडिफरेंस कर्व दिखाया गया है जिसका नाम है C1, C2, C3। अब इनडिफरेंस कर्व के बारे में दो तीन बातें समझ लीजिए कि ऑल द पॉइंट्स ऑन वन इनडिफरेंस कर्व विल हैव सेम सेटिस्फैक्शन। मतलब इन्वेस्टर विल बी इनडिफरेंट बिटवीन S1 एंड S2। दिख रहा है आपको S1, S2, ही विल बी इनडिफरेंट बिटवीन S1 एंड S2। उसके लिए S1 और S2 एक समान है क्योंकि दोनों से उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरी बात, हाइयर इनडिफरेंस कर्व विल गिव हाइयर सेटिस्फैक्शन। C2 will give more satisfaction than C1. C3 will give more satisfaction than C2. तो इन्वेस्टर क्या चाहेगा, that I should try to reach the highest indifference curve, क्योंकि highest indifference curve will give more satisfaction. Okay? तो एक कर्व आप देख रहे हैं इस तरह से ड्रॉ किया गया है, indicating that higher risk investor will expect a higher return. Okay? बट एक ही इनडिफरेंस कर्व में उसको कोई दिक्कत नहीं, S1, S2 में कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली S3 और S4 में उनको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों उसके लिए सेम है। वो इनडिफरेंट रहेगा कि S3 मिल रहा है कि S4 मिल रहा है। सिमिलरली वो इनडिफरेंट रहेगा कि S5 मिल रहा है या S6 मिल रहा है। लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो वो कोशिश करेगा S6 रीच करने की कंपेयर टू S4, कोशिश करेगा S4 रीच करने की कंपेयर टू S2 या S1। Higher indifference curve will give higher satisfaction. He will try to reach higher possible indifference curve. तो अब ये दोनों डायग्राम को मर्ज कर देते हैं and then we will get to know कि कौन सा पोर्टफोलियो किस इन्वेस्टर के लिए उचित रहेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों डायग्राम को हम मर्ज कर देते हैं। आप देखेंगे एक तीसरा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ये थर्ड डायग्राम। दोनों डायग्राम मिक्स हो गए, A, B, C, D, E, F जो पहले था एफिशिएंट फ्रंटियर और ये था इनडिफरेंस कर्व वाला डायग्राम।
अब जरा ध्यान से आपको देखना है, ये एक किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर का इंडिफरेंस कर्व है। अलग अलग इन्वेस्टर का इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप रहेगा वो अलग हो सकता है, बिकॉज इन्वेस्टर्स कैन बी हाईली रिस्क अवर्स, इन्वेस्टर कैन बी रिस्क अवर्स, मॉडरेटली रिस्क अवर्स, हाईली रिस्क अग्रेसिव। ओके, तो उसके हिसाब से इसका ये जो स्लोप है ये कम ज्यादा हो सकता है। किसी इन्वेस्टर के लिए स्लोप ऐसे भी हो सकता है, यानी ज्यादा स्टीप रहेगा। किसी इन्वेस्टर के लिए स्लोप फ्लैट भी हो सकता है, फ्लैटर, कम स्टीप रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन उनका रिस्क अवर्सनेस। तो अभी हमने एक इन्वेस्टर लिया है, उसको पूछा कि तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व बताओ, तो उसने कहा ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है C1, C2, C3, और मार्केट में इतने सारे पोर्टफोलियोज अवेलेबल हैं। तो आप डायग्राम को ध्यान से देखना है आपको 5 सेकंड तक, और बताना है कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए कौन सा पोर्टफोलियो सबसे उचित रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन है इट शुड बी एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो। फर्स्ट चीज चेक करना है, इट शुड बी एफिशिएंट पोर्टफोलियो, एंड दूसरा इट शुड बी ऑन हाईएस्ट पॉसिबल attainable IC, indifference curve. It should be on highest possible attainable indifference curve. तो पहली बात तो है कि हमारे एग्जाम्पल में 4 एफिशिएंट पोर्टफोलियो है, A, B, C, D, तो F और E तो कैंसिल हो गए। अभी A, B, C, D में कौन सा सिलेक्ट होगा, तो आप देखेंगे कि जो D है वो इंडिफरेंस कर्व में नहीं है। अगर होगा भी, अगर एक और भी ड्रॉ कर भी दूं तो वो नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व में आएगा, तो डी को भी भूल जाओ। अब बचा सी, ए, बी। ए और सी जो है वो इंडिफरेंस कर्व नंबर C1 पे है, ए और सी, लेकिन बी जो है वो इंडिफरेंस कर्व C2 पे है। तो इन्वेस्टर विल ट्राई टू रीच हाइयर पॉसिबल अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि ये x क्यों नहीं हो सकता, या मान लो यहां पर मैं एक y लिख दूं तो ये y क्यों नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं कि x और y नहीं हो सकता क्योंकि x और y अपने एफिशिएंट फ्रंटियर के बाहर है। एफिशिएंट फ्रंटियर मतलब जितने भी पॉसिबल पोर्टफोलियोज थे वो सब हमने यहां कवर कर लिया है। x एंड y आर इमेजिनरी पोर्टफोलियोज। हमारे इस डायग्राम में अगर आप y भी ड्रॉ करते हैं तो x एंड y आर इमेजिनरी, यानी ऐसा हम चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई पोर्टफोलियो अवेलेबल नहीं है। जो भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है वो इस एरिया के अंदर है, अब उसमें से ही चुनना है। तो ए, बी, सी, डी में से हम बी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बी एक तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो है, दूसरा वो C2 पे है, C2 इज हाइयर देन C1, C2 विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन देन C1। X सिलेक्ट नहीं करेंगे, X एक इमेजिनरी पोर्टफोलियो है, क्योंकि ऐसा कोई पोर्टफोलियो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, इट्स एन इमेजिनरी पोर्टफोलियो, इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये एफिशिएंट फ्रंटियर के बाहर है। तो ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए, क्योंकि कोई बच्चे पूछ सकते हैं, मान लो C2, C3 पे अगर हमें Y दिया रहता है तो क्या करते हैं, उसका भी वही आंसर होगा कि वो इमेजिनरी पोर्टफोलियो है, सच पोर्टफोलियो डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से इन्वेस्टर अपना एफिशिएंट पोर्टफोलियो चुनता है। तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट पोर्टफोलियो थियरी। हाउ विल एन इन्वेस्टर सिलेक्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो। अब आपने जो 3 डायग्राम देखे उसमें जितने भी स्टॉक्स थे वो रिस्की स्टॉक्स थे, शेयर्स थे। अगर रिस्की स्टॉक रहेगा तो हमारा डायग्राम एक इस तरह से होगा, सारे पोर्टफोलियो इस एरिया में आएंगे। अगर हम अपने रिटर्न को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो व्हाट वी विल डू, वी विल
कंबाइन, अब यहाँ पे हम एक और नई थियरी सीखने जा रहे हैं, कैपिटल मार्केट लाइन CML। हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी को एफिशिएंट पोर्टफोलियो के साथ कंबाइन कर देंगे। हम क्या करेंगे, रिस्क फ्री सिक्योरिटी प्लस एफिशिएंट पोर्टफोलियो को कंबाइन करेंगे। सो दिस विल प्रोवाइड अ मिनिमम गारंटीड रिटर्न। रिस्क फ्री सिक्योरिटी प्रोवाइड्स मिनिमम गारंटीड रिटर्न with no fluctuation and hence no risk. Such a portfolio मतलब that is your efficient portfolio plus risk free security will help an investor in attaining a higher level of satisfaction. By combining risk free security and efficient portfolio, the investor can earn higher return with the same risk. अभी देखिए हमने क्या किया, इस चौथे डायग्राम में हमने एफिशिएंट पोर्टफोलियो प्लस रिस्क फ्री सिक्योरिटी को कंबाइन कर दिया है। ओके, तो अब ये क्या हो गया, ये जो लाइन है रिस्क फ्री सिक्योरिटी प्लस एफिशिएंट पोर्टफोलियो, नाउ दिस लाइन बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, इट इज टेंजेंट हियर ऑन एफिशिएंट फ्रंटियर। दिस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंट वर्ड सुना है आपने, अगर कोई सर्कल में सिर्फ एक लाइन एक ही पॉइंट को कट करते हुए टच करते हुए निकलती है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंसी। तो यहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये एफिशिएंट फ्रंटियर है, ये कैपिटल मार्केट लाइन है, और ये एक जगह पे टच करते हुए निकल रहा है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे, लिख लो वहां पे, मार्केट पोर्टफोलियो। यहां पर एक एरो बनाओ चौथे डायग्राम में और इसको लिखेंगे मार्केट पोर्टफोलियो, और इस लाइन को हम बोलेंगे विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी प्लस एफिशिएंट पोर्टफोलियो। इस लाइन को हम बोलेंगे कैपिटल मार्केट लाइन। अब एक दो बातें मैं बता दूं जो आपकी बुक में नीचे लिखा हुआ है, आप आज बुक पढ़ना, सब बातें लिखी है। जब पहले एफिशिएंट पोर्टफोलियो सिर्फ था तो ये हमारा ये जो सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल टाइप का है, लेकिन रिस्क फ्री सिक्योरिटी ऐड करने से क्या हुआ कि मेरा रिटर्न बढ़ गया। पहले मेरा रिटर्न इतना था, दिख रहा है इस पॉइंट पे, अब मेरा रिटर्न ऊपर हो गया, यानी उसी रिस्क के लिए रिस्क फ्री सिक्योरिटी कंबाइन करने से मेरा रिटर्न थोड़ा बढ़ गया। इज इट राइट? इसको मैं इरेज कर देता हूं, वो सिर्फ समझाने के लिए था। अब आप ऊपर भी देखना, यहां पे पहले आपका रिटर्न इतना था, आपने रिस्क फ्री सिक्योरिटीज को कंबाइन करने से आपका रिटर्न बढ़ गया। इस पॉइंट में हम रिस्क फ्री लेंडिंग करते हैं, टेंजेंसी के पहले रिस्क फ्री लेंडिंग। रिस्क फ्री लेंडिंग करके हम अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ा सकते हैं। और इस टेंजेंट के बाद अगर आप रिस्क फ्री बोरिंग करके स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ जाएगा। यानी एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था एक दो दिन पहले, कि आप बोरो करो, बोरो करने के बाद वो पैसा सिक्योरिटीज में लगा दो, तो आपने देखा सिक्योरिटीज का रिटर्न बढ़ जाता है। तो अगर आप रिस्क फ्री लेंडिंग या रिस्क फ्री बोरिंग कंबाइन करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न भी बढ़ जाएगा। तो टेंजेंट के पहले रिस्क फ्री लेंडिंग प्लस बोरिंग है, प्लस मार्केट पोर्टफोलियो है, और टेंजेंसी के बाद रिस्क फ्री बोरिंग प्लस मार्केट पोर्टफोलियो है, और इससे पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ जाता है एंड यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या दिया गया है? कैपिटल मार्केट लाइन। तो हमारा अगले 5 मिनट का डिस्कशन है कैपिटल मार्केट लाइन पे। कैपिटल मार्केट लाइन shows the relationship between risk and expected return of efficient portfolios. क्या सुना आपने? कैपिटल मार्केट लाइन shows the relationship between risk and expected return of the efficient portfolios. यानी कैपिटल मार्केट लाइन only deals with efficient portfolios. It does not deal with इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज, यानी जो पोर्टफोलियो इस CML के नीचे है, कैपिटल मार्केट लाइन डज नॉट डील विद दैट। ओके, तो अभी मैंने डायग्राम को थोड़ा इधर सरका दिया है लेफ्ट साइड में,
अब आप कुछ भी मत लिखना, ये सारा कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, तो सिर्फ स्क्रीन पे समझने पे ध्यान दो और लेक्चर हो जाने के बाद एक बार पढ़ लेना। द कैपिटल मार्केट लाइन, ये जो लाइन है जो कहां से स्टार्ट हो रही है, रिस्क फ्री रिटर्न से, और इसमें एक्स एक्सिस में रिस्क है, वाई एक्सिस में एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो ये जो रिस्क है ये क्या है मैथमेटिकली, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, द रिस्क इज स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिकली। द कैपिटल मार्केट लाइन रिप्रेजेंट द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन द कैपिटल मार्केट। इस लाइन का अर्थ हुआ कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। हाइयर रिटर्न चाहिए तो हाइयर रिस्क लेना होगा। इफ यू वांट हाई रिटर्न you have to take high risk. The investor will take higher risk provided the expected return is also higher. और ये जो टेंजेंसी पॉइंट है इसको हम बोलेंगे मार्केट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो P is also called market portfolio because it is the most diversified portfolio. Because it is the most diversified portfolio. और आपने इतने दिनों में पढ़ा कि मार्केट पोर्टफोलियो इज मोस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मींस मार्केट पोर्टफोलियो में नॉन सिस्टमैटिक रिस्क बिल्कुल नहीं है। ऑल डाइवर्सिफाइबल रिस्क आर डाइवर्सिफाइड अवे, उसमें कोई भी डाइवर्सिफाइबल रिस्क नहीं है। जो भी रिस्क है वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क है। ओके, मार्केट पोर्टफोलियो में जो भी रिस्क है सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क है। एंड जितने भी पोर्टफोलियो इस एफिशिएंट इस कैपिटल मार्केट लाइन पे होंगे, जो भी पोर्टफोलियो इस कैपिटल मार्केट लाइन पे होंगे वो सारे पोर्टफोलियो भी एफिशिएंट पोर्टफोलियो होंगे, उसमें भी कोई डाइवर्सिफाइबल रिस्क नहीं होगा। जो भी पोर्टफोलियो कैपिटल मार्केट लाइन में होंगे एफिशिएंट पोर्टफोलियो होंगे और उनमें कोई भी डाइवर्सिफाइबल रिस्क नहीं होगा। ठीक है। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एनी पोर्टफोलियो along CML is a function of the total risk of the portfolio. The expected return is related to total risk. Total risk means standard deviation. Higher the risk, higher the expected return. Higher the risk, higher the expected return. Every point on efficient portfolio, every point on CML is an efficient portfolio. यानी कोई भी पोर्टफोलियो जो CML पे होगा वो एक efficient पोर्टफोलियो होगा। Efficient portfolios are well diversified. Okay. एक और चीज ध्यान रखना है कि the correlation of efficient portfolios with the market portfolio will be equal to 1. अंडरलाइन कर लीजिए जहां पर भी सेंटेंस आपको दिख रहा है नेक्स्ट पेज पे। That correlation of efficient portfolio with the market portfolio is 1 because all possible diversification has been done. अब जैसे ही जैसे मार्केट चेंज होगा वैसे वैसे एफिशिएंट पोर्टफोलियो भी चेंज होता है। तो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है उस पर जरा ध्यान दीजिए। इन CML अगर आपको थ्योरी पूछी जाए तो लिखना इन CML एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। सेकेंड पॉइंट, ऑल पोर्टफोलियोज ऑन CML आर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, तो दे विल डोमिनेट। They are dominating portfolios. Dominating portfolios means they will give you highest return for a given level of risk. और कोई पोर्टफोलियो इससे ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता for a given level of risk. Okay. CML shows the equilibrium pricing relationship between expected return and standard deviation for all efficient portfolios lying along the line. तो CML बोलता है कि if you know the risk of efficient portfolio, you can calculate their expected return, which will be equilibrium expected return. So there is a relationship between risk and return. Higher the risk, higher the return. All portfolios on CML are efficient portfolio. Correlation of the portfolio with the market is 1. All portfolios are dominating portfolios. All diversification has been done. Now I have removed that efficient frontier. तो अब हम सिर्फ CML लाइन को देखते हैं। दिख रहा है आपको CML लाइन? आपकी बुक में भी ये
ड्रॉ किया हुआ है, अगर नहीं किया है तो कर लेना। पैराग्राफ 64 में है, मेरे साथ पैरा 64 पे आइए। कैपिटल मार्केट लाइन को और अच्छे से समझते हैं। एक्स एक्सिस पे रिस्क है, वाई एक्सिस पे रिटर्न है, या आरएफ से स्टार्ट होता है। सपोज मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो आप देखेंगे कि जब रिस्क जीरो है तो आपको आरएफ मिलता है। जैसे जैसे रिस्क इंक्रीज होता है वैसे वैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ता है। ओके, अभी मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का रिस्क इतना है या पोर्टफोलियो का रिस्क इतना है, तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना हुआ और ये उसको एक्सेस रिटर्न मिल रहा है। तो ये जो एक्सेस रिटर्न मिल रहा है ये ई आर माइनस आर एफ, और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ सीएमएल। स्लोप यानी व्हाट विल बी द चेंज इन एक्सपेक्टेड रिटर्न if standard deviation changes by 1 unit. So you will say कि स्लोप तो हमें पता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो आज आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा स्लोप ऑफ सीएमएल। फॉर्मूला लिखा हुआ है बुक में, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन सिग्मा। और आपको पता ही है कि स्लोप ऑफ ऑल द एफिशिएंट पोर्टफोलियोज विल बी सेम। अगर किसी का रिस्क मान लो इतना है, तो इसका भी मैं अगर स्लोप निकालूं तो स्लोप तो सबका सेम आएगा, बिकॉज मैथमेटिकली ये सारे जो ट्रायंगल्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इनका ओरिजिन एक ही है, तो सिमिलर ट्रायंगल हो गए। इनका परपेंडिकुलर टू बेस रेशियो ऑलवेज इक्वल होता है, ऐसा हमने मैथ्स में सीखा था, एक दो दिन पहले भी बताया था मैंने। तो स्लोप ऑफ सीएमएल is ER minus RF upon sigma, and it will be same for all the portfolios lying on CML. It will be same for all the portfolios lying on CML. Next है, what is the formula for expected return? The expected return of a portfolio which is an efficient portfolio which is lying on CML, जो efficient है और CML पे है, उसका फॉर्मूला है RF प्लस RM माइनस RF इंटू सिग्मा P अपॉन सिग्मा M। आप इस डायग्राम को देखो, RF तो आपको मिलेगा ही, अभी आप मत लिखना, डायग्राम देखना। उसके बाद आपका रिटर्न चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द स्लोप। तो ये RM माइनस RF अपॉन सिग्मा M, ये क्या इंडिकेट करता है? स्लोप। ओके, R माइनस RF अपॉन सिग्मा, तो स्लोप हो गया ना मार्केट पोर्टफोलियो का, तो इस रेट से चेंज होगा। और जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज होगा वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले की लॉजिक क्या है? एक तो आपको रिस्क रिटर्न मिलेगा, फिर जो स्लोप होगा उस स्पीड से आपका रिटर्न चेंज होगा फॉर एवरी चेंज इन द स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आप देखो कि इस फॉर्मूले में RF सबके लिए कॉमन है, RM कॉमन है, सिग्मा M सेम है। Why will the return of two portfolios be different? Why will the return of two efficient portfolios be different? तो आप समझ सकते हैं इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ एक वेरिएबल है सिग्मा P, जो अलग अलग पोर्टफोलियो का अलग अलग होगा और उसकी वजह से उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी डिफरेंट होगा। राइट, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर CML। तो स्टूडेंट पूछेगा इसमें हम को रिलेशन क्यों नहीं लिख रहे हैं? को रिलेशन 1 है। अगर आप को रिलेशन इंटू R लिखोगे और R की वैल्यू 1 है तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना है। कोरिलेशन ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियोज विद द मार्केट विल बी 1। द स्लोप ऑफ CML इज द मार्केट प्राइस ऑफ द रिस्क। स्लोप मतलब R माइनस RF अपॉन सिग्मा, एंड दिस कंपोनेंट इज सेम फॉर portfolios lying along CML। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, that slope of
all efficient portfolios will be same. Slope of all portfolios will be same. So what is the distinguishing factor? दो पोर्टफोलियो के बीच में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? वो है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेविएशन उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न डिटरमाइन होगा. बाकी सारे जो फैक्टर्स आपने फॉर्मूले में यूज किए हैं, आर एफ, आर एम और सिग्मा एम, वो सभी के लिए कॉमन है. सो व्हाट मेक्स टू पोर्टफोलियो डिफरेंट? दो पोर्टफोलियो के डिफरेंस का कारण है उनका रिस्क. ओके, सीएमएल जो थियरी है वो सिर्फ एफिशिएंट पोर्टफोलियोज के लिए एप्लीकेबल है. जो पोर्टफोलियोज एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज है, उनके लिए फॉर्मूला मत यूज करना, उनके लिए सीएपीएम फॉर्मूला यूज करना. For efficient portfolios lying along CML, their total risk represents their systematic risk, since all unsystematic risk has been diversified. इसका मतलब है for efficient portfolios, total risk is equal to systematic risk. Now why? तो रिमेंबर सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला हमने कुछ दिन पहले देखा है, कोरिलेशन इनटू सिग्मा एस. कोरिलेशन इनटू सिग्मा एस अगर स्टॉक हो, या कोरिलेशन इनटू सिग्मा पी पोर्टफोलियो हो. तो कोरिलेशन इज इक्वल टू 1. एफिशिएंट पोर्टफोलियो का कोरिलेशन होता है 1. So 1 into sigma p is equal to sigma p only. sigma p या अगर आपको वेरिएंस लेना है तो sigma p स्क्वायर. तो आपने क्या पाया? सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू टोटल रिस्क. सिग्मा p यानी टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो. इज इट राइट? इसलिए वो कहते हैं कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क इक्वल होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं है. All unsystematic risk has been diversified. अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, रिलेशनशिप बिटवीन CML एंड SML. तो आपको नोटबुक में उतारना होगा. डियर स्टूडेंट, राइट इन नोटबुक रिलेशनशिप बिटवीन, राइट इन नोटबुक रिलेशनशिप बिटवीन CML एंड SML. CML यानी कैपिटल मार्केट लाइन, SML यानी सिक्योरिटी मार्केट लाइन. तो अभी आपने एक फॉर्मूला देखा, एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर CML. एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर CML इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू सिग्मा P अपॉन सिग्मा M. एन एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर SML, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. SML क्या है? CAPM का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. उसका इक्वेशन होता है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. RF प्लस बीटा का फॉर्मूला है R इंटू सिग्मा P अपॉन सिग्मा M. बीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इंटू सिग्मा P अपॉन सिग्मा M बराबर इंटू ब्रैकेट RM माइनस RF. तो ये हो गया कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला. फॉर एफिशिएंट पोर्टफोलियो R इज इक्वल टू 1. फॉर एफिशिएंट पोर्टफोलियो R इज इक्वल टू 1. एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन SML इक्वेशन. मान लो R की वैल्यू 1 है, एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो है, उसका R इज इक्वल टू 1 है. अब इस R की वैल्यू को मैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन की इक्वेशन में पुट करता हूं, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आएगा? अगर मैं R की वैल्यू 1 को SML में रखूंगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आएगा? RF प्लस 1 इंटू सिग्मा P अपॉन सिग्मा M इंटू RM माइनस RF. अब आप ध्यान से देखो ये फर्स्ट इक्वेशन को, RF RF, RM माइनस RF, RM माइनस RF इंटू सिग्मा P अपॉन M. ये पूरा मिला के हो गया इंटू सिग्मा P अपॉन M.
यानी अब दोनों इक्वेशन से आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन डिफरेंस अब समझो क्या है कि CML में कोरिलेशन ऑलवेज 1 होगा बिकॉज दे आर डीलिंग विद एफिशिएंट पोर्टफोलियो। SML में कोरिलेशन जरूरी नहीं है 1 हो, आपने देखा है कुछ क्वेश्चन में 0.5 भी रहता है, 0.7 भी रहता है। तो हम ये कह सकते हैं, दो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, लिखना नीचे देयरफॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज सेम, देयरफॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज सेम अंडर CML एंड SML, expected return is same under CML and SML, comma when R is equal to 1, when R is equal to 1। ठीक है, जब R is equal to 1 होगा तो दोनों का expected return same होगा। नेक्स्ट लाइन लिखना, CML is a special case of SML, CML is a special case of SML applicable for only efficient portfolios। CML is a special case of SML applicable for only efficient portfolios। दिख रहा है, यानी SML में हम सारे कोरिलेशन की वैल्यूज लेते हैं -1 से लेकर +1 तक, लेकिन CML में हम सिर्फ एक ही कोरिलेशन लेते हैं R is equal to 1, so CML becomes one of the cases of SML। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात सीखी आपने। अभी मैं आपको एक और नोट लिखवाऊंगा, हाउ टू डिराइव द फॉर्मूले ऑफ CML, हाउ टू डिराइव द फॉर्मूले ऑफ CML। फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। CML का फॉर्मूला है, CML का फॉर्मूला है RF प्लस RM माइनस RF इंटू सिग्मा P अपॉन सिग्मा M। अब ये फॉर्मूला को हम देखना आपके सामने डिराइव करेंगे, तो लिखना फर्स्ट लाइन, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेटेड एवरेज रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेटेड एवरेज रिस्क व्हेन R इज इक्वल टू 1। ये तो आप बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, अगर दो स्टॉक है एक पोर्टफोलियो में तो उनका पोर्टफोलियो रिस्क वेटेड एवरेज रिस्क होगा। ठीक है, तो अब हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में एक मार्केट पोर्टफोलियो है और एक रिस्क फ्री एसेट है। व्हाट विल अज्यूम कि हमारे पोर्टफोलियो में, जैसा हमने CML में डिसाइड किया, रिस्क फ्री एसेट प्लस मार्केट पोर्टफोलियो रहेगा। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा, जिसमें एक रिस्क फ्री एसेट है और एक मार्केट पोर्टफोलियो है, इट विल बी वेटेड एवरेज रिस्क, WRF इंटू सिग्मा RF, WRF इंटू सिग्मा RF प्लस WM इंटू सिग्मा RM प्लस WM इंटू सिग्मा RM। ये हो गया वेटेड एवरेज रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिस्क फ्री एसेट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रिस्क फ्री एसेट। क्या रिस्क फ्री एसेट में कोई डेविएशन होता है? नहीं, तो रिस्क फ्री एसेट का स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होता है। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा, नेक्स्ट लाइन, सिग्मा P इज इक्वल टू WRF इंटू 0 प्लस WM इंटू सिग्मा RM। एग्रीड। अब ये वाला फर्स्ट पार्ट 0 हो गया है, तो आपका इक्वेशन अभी रह गया सिग्मा P इक्वल टू WM इंटू सिग्मा RM, WM इंटू सिग्मा RM। तो एक और फॉर्मूला आप चाहो तो इसको मार्क करके रख सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो कितना होता है, WM इंटू सिग्मा RM। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो। आपके सामने डिराइव किया गया है। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखना, अब हम इससे एक दूसरा नंबर डिजाइन करेंगे।
WM निकालना हो तो क्या करेंगे, वेट ऑफ मार्केट, सिग्मा P अपॉन सिग्मा RM, सिग्मा P अपॉन सिग्मा RM, इसको एक इक्वेशन नंबर दे दो 1, WM इज इक्वल टू सिग्मा P अपॉन सिग्मा RM। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। तो हमारे पोर्टफोलियो में दो आइटम है, रिस्क फ्री एसेट है और मार्केट पोर्टफोलियो है। तो हमारे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, लिखो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो इक्वल टू WRF इंटू RF प्लस WM इंटू RM। वेटेड एवरेज रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न इज वेटेड एवरेज रिटर्न। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में एक RF है और एक मार्केट पोर्टफोलियो है, तो रिस्क फ्री एसेट का वेट कितना होगा, 1 माइनस WM। एक का वेट अगर WM है तो दूसरे का 1 माइनस WM होगा, तो यहां लिखेंगे इक्वल टू 1 माइनस WM RF। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ दो ही स्टॉक है पोर्टफोलियो में, तो अगर एक का वेट WM है तो दूसरे का वेट 1 माइनस WM भी अज्यूम कर सकते हैं। तो 1 माइनस WM RF प्लस WM इंटू RM। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करते हैं, RF माइनस WM RF प्लस WM RM। अब जरा देखना, यहां पे भी WM है और यहां भी WM है, तो WM हो गया कॉमन, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, RF प्लस ये RM हो गया यहां माइनस RF प्लस WM कॉमन है, WM कॉमन है। अभी WM की वैल्यू इक्वेशन 1 में आपने यहां पे निकाल रखी है, देखो यहां पे, अगर मैं इस WM की जगह सिग्मा P अपॉन सिग्मा RM कर दूं तो कुछ नुकसान है नहीं, सेम आंसर आएगा, RF प्लस RM माइनस RF प्लस सिग्मा P अपॉन सिग्मा। तो ये हमारा हो गया सेकेंड फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द एफिशिएंट पोर्टफोलियो, जो हमने अभी डिराइव किया। अगर आपको डेटा अवेलेबल है तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, WRF इंटू RF प्लस WM इंटू RM। तो इस पूरे डिस्कशन से हमें कुछ फॉर्मूले समझ में आए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो, ये भी आपकी फॉर्मूला बुक में लिख के रख लेना, शॉर्टकट WM अपॉन सिग्मा मार्केट पोर्टफोलियो। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, WRF इंटू RF प्लस WM इंटू RM, या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू ये जो नीचे लिखा हुआ है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू सिग्मा P अपॉन सिग्मा RM या M। तो तीन फॉर्मूले हैं हमारे काम के कैपिटल मार्केट लाइन में, आपके समक्ष तीनों फॉर्मूले को डिराइव किया गया है। अगर आप कहें तो इसको इरेज कर दें, यहां पे आप लिख के रखना ये जीरो क्यों लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट इज जीरो, इसलिए उसको जीरो लिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट इज जीरो। ओके, बाकी तो सारा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कुछ सवाल करवाऊंगा, पहले क्वेश्चन लिखवाएंगे, एग्जाम्पल 1 आपकी बुक में लिखो, क्वेश्चन ऑन CML, क्वेश्चन ऑन CML। जो अभी आपने सीखा पहले उसके बेसिस पे फॉर्मूला लिखते हैं, क्वेश्चन ऑन CML, कंसीडर द CML वर्ल्ड, कंसीडर द CML वर्ल्ड, ये क्वेश्चन आपको लिखना है नोटबुक में, कंसीडर द CML वर्ल्ड इन विच
RF is equal to 6%, RF is equal to 6%, RM is equal to 20%, sigma m equal to 10%, sigma m equal to 10%. Investor A has a target standard deviation of 4%. Investor A has a target standard deviation of 4%. Investor A has a target standard deviation of 4%. Construct a portfolio for him. Construct a portfolio for him and find out the expected return. Construct a portfolio for him and find out the expected return. Construct a portfolio for him and find out the expected return. तो ये जो डेटा दिया गया है इसमें आपको RF, RM, सिग्मा एम और इस पोर्टफोलियो का टारगेट स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है. ऊपर में CML वर्ड अंडरलाइन करना, कैपिटल मार्केट लाइन. तो कैपिटल मार्केट लाइन मतलब आपका पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन. उसमें एक तो रिस्क फ्री एसेट होता है और एक मार्केट पोर्टफोलियो. अभी आपने देखा यहाँ पे कि जो पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन है ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, सिग्मा एम इंटू WM. हमें सिग्मा P दिया हुआ है, हमारा टारगेट स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का 4 है और सिग्मा RM दिया हुआ है. तो क्या आप मार्केट पोर्टफोलियो का वेट निकाल पाएंगे? अगर आपने मार्केट पोर्टफोलियो का वेट निकाल लिया तो आप रिस्क फ्री एसेट का भी वेट निकाल पाएंगे, क्योंकि रिस्क फ्री एसेट का वेट 1 माइनस मार्केट पोर्टफोलियो का वेट. तो आपको दोनों का वेट आ गया, और दोनों का अगर आपके पास वेट आ गया तो उसके बाद आप CML का फॉर्मूला यूज करके पूरे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं. बोलो ना हाँ. तो आपको क्या बहुत सोचना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है कि ये जो CML वर्ल्ड है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो होता है WM इंटू सिग्मा RM. अब आपको टारगेट स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 10. तो आप बता सकते हैं कि इस पोर्टफोलियो में मार्केट पोर्टफोलियो का वेट कितना होना चाहिए? इस एफिशिएंट पोर्टफोलियो में मार्केट पोर्टफोलियो का वेट होना चाहिए 4/10.4, और इसका मतलब है कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेट होना चाहिए 1 माइनस 0.4 यानी 0.6. ठीक है. अब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न के फॉर्मूले से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं. एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू WRF इंटू RF प्लस WM इंटू RM. ये तो बहुत दिनों से चल रहा है कार्यक्रम. तो 0.6 इंटू 6 प्लस 0.4 इंटू 20 प्लस 0.4 इंटू 20 सॉल्व करना तो आप देखेंगे आंसर आ रहा है 11.6%. 11.6%. इसको मैं दूसरे फॉर्मूले से भी करके देख सकता हूं.
और expected return under CML is RF plus RM minus RF into sigma P अपॉन सिग्मा M। तो डियर स्टूडेंट ट्राई करना कि RF क्या है। RF हमारे क्वेश्चन में है 6%, RM कितना है, RM है 20 माइनस 6, पोर्टफोलियो का रिस्क है 4 और मार्केट पोर्टफोलियो का रिस्क है 10। तो जरा इसको सॉल्व करना। 20 माइनस 6 14 इंटू 0.4 5.6 एंड प्लस 6, तो ये भी आंसर आपका 11.6% आ रहा है। तो आपको अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा जाए एफिशिएंट पोर्टफोलियो का, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगर डेटा सफिशिएंट है तो दोनों मेथड से हो सकता है। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इसके नीचे एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। 2 इन्वेस्टर बी हैज अ टारगेट रिटर्न ऑफ 34%। इन्वेस्टर बी हैज अ टारगेट रिटर्न ऑफ 34%। construct a portfolio and find out the risk। कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो एंड फाइंड आउट द रिस्क, वही क्वेश्चन का कंटिन्यूटी है। तो सेम डेटा आपको यूज करना है, RF RM सिग्मा M, RF RM सिग्मा M, वो तीनों ओरिजिनल क्वेश्चन का कंटिन्यू करेगा। अब चाहते हैं कि इस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न 34% हो, तो रिस्क फ्री एसेट और मार्केट पोर्टफोलियो का वेट कितना होगा, और दूसरी बात उस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, राइट। तो इस बार हम फिर से एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमारे पोर्टफोलियो में दो आइटम है, रिस्क फ्री एसेट एंड मार्केट पोर्टफोलियो। दोनों का रिटर्न दिया हुआ है। एक का वेट मान लो अगर हम अज्यूम करते हैं WM, तो दूसरे का वेट अपने आप अज्यूम हो जाएगा 1 माइनस WM। तो पहले एक इक्वेशन लिखेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू WRF इंटू RF प्लस WM इंटू RM। जैसा अभी पहले भी किया था, इसको हम री राइट कर सकते हैं, इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू 1 माइनस WM इंटू RF प्लस WM इंटू RM। तो अब क्या होता है, सिर्फ एक वेरिएबल मिसिंग हो जाता है इस इक्वेशन में, WM। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या चाहिए आपको, 34 इक्वल टू 1 माइनस WM इंटू RF 6 दिया हुआ है, WM दिया हुआ है नहीं है, इंटू 20 दिया हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको सॉल्व करो। आपको मार्केट पोर्टफोलियो का वेट निकालना है, जिससे हमारे इस एफिशिएंट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न 34% हो जाए। सॉल्व कर लेना। तो अब सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो 2 आएगा, और वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट नेगेटिव आएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। कोई बात नहीं, -1 क्या इंडिकेट करता है, -1 इंडिकेट करता है बोरिंग और शॉर्ट सेलिंग ऑफ रिस्क फ्री एसेट, बोरिंग और शॉर्ट सेलिंग ऑफ रिस्क फ्री एसेट। ओके, मैं आपको लिखवा देता हूं, माइनस देख के एग्जाम में घबराना नहीं है। इस चैप्टर में वेट्स नेगेटिव भी हो सकता है। माइनस साइन इंडिकेट्स, अगर रिस्क फ्री एसेट का माइनस साइन आ रहा है, इंडिकेट्स बोरिंग। कुछ एक क्वेश्चन में पहले भी नेगेटिव आया था वेट, इंडिकेट्स बोरिंग और शॉर्ट सेलिंग ऑफ रिस्क फ्री एसेट। शॉर्ट सेलिंग मतलब आपने एसेट को बेचा है बट आप उसको ओन नहीं करते हैं, आपने एसेट को बोरो करके सेल कर दिया, आपने एसेट को बोरो करके सेल किया, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग।
तो शॉर्ट सेलिंग या बोरिंग पे हम वेट कितना असाइन करेंगे, नेगेटिव वेट्स असाइन करेंगे। और इसको मैंने एक और तरीके से, इट मीन्स इफ एन इन्वेस्टर हैज ₹100 of his own funds, it means an investor has ₹100 of his own funds, comma, he borrowed ₹100 at RF, he borrowed ₹100 at RF मतलब risk free rate, and invested ₹200 in the market portfolio, इससे क्या हो गया, मार्केट पोर्टफोलियो डबल हो गया और जो बोरो किया वो -100 हो गया, यानी -1 का वेट। अगर मैं इनके वेट्स की टोटल करूं तो 1 आएगा। अभी आप मत लिखना, सिर्फ समझने की कोशिश करो कि मार्केट पोर्टफोलियो का वेट है 2, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेट है -1, तो हमारे टोटल पोर्टफोलियो का वेट हो गया है 1। ये 1 हमेशा आना ही चाहिए, इज इट राइट? तो 100 रुपया अपना, 100 रुपया उधार लिया, पूरे पैसे को आपने लगा दिया मार्केट पोर्टफोलियो में, इसलिए आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो बहुत ज्यादा हो चुका है। मार्केट का रिटर्न 20 है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न 34 है, क्योंकि आपने बोरो करके मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है, राइट? तो अगर आपको अपना रिटर्न बढ़ाना है, तो जैसा कि हमने एक CML के डायग्राम में कहा था, बोरो करके मार्केट पोर्टफोलियो में लगाओगे तो आपका रिटर्न बढ़ेगा, लेकिन रिस्क भी बढ़ेगा। भी देखना, रिस्क भी बढ़ेगा। सिग्मा पी इज इक्वल टू, सिग्मा पी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू, ये एफिशिएंट पोर्टफोलियो के फॉर्मूला यूज करना है, WM इंटू RM, WM इंटू सिग्मा RM। WM यहां पर है 2 और सिग्मा RM है 10, तो 20%, इज इट राइट? तो आपका रिस्क भी बढ़ेगा, लेकिन आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ाने के लिए हाइयर रिस्क लेना होगा, उसके लिए आपको फंड्स बोरो करना पड़ेगा, इज इट राइट? तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन नंबर 3 डिक्टेट कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, इसका पहले 2 क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। लिखो, एग्जाम्पल 3 ऑन CML, consider the CML world in which RF equal to 6%, RM equal to 15% and sigma M is equal to 10%. Compute, क्वेश्चन डिफरेंट है, रिस्क इंटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन and expected return of various combination of market portfolio and risk free asset, an expected return of various combination of market portfolio and risk free asset। वेरियस कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हम वेट चेंज करेंगे दोनों का। एक बार हम स्टॉक का मार्केट पोर्टफोलियो का वेट लेंगे, मान लो 10%, रिस्क फ्री एसेट का लेंगे 90, फिर मार्केट पोर्टफोलियो का मान लो लेंगे 20, रिस्क फ्री लेंगे 80। तो ऐसे दोनों का वेट अलग 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 करके हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन पे आपको दिखाना है कि पोर्टफोलियो का रिस्क और पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा। तो इस क्वेश्चन से आपको और CML समझने में अब आसानी होगी। तो नोटबुक में एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर एक हेडिंग लिखना, कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो
कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन एंड रिटर्न ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो। एफिशिएंट वर्ड जोड़ सकते हैं। 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे हम। WM मतलब मार्केट पोर्टफोलियो का वेट, WRF यानी रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेट, फिर हम रिटर्न निकालेंगे। रिटर्न कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज रिटर्न, ब्रैकेट में लिख लो वेटेड एवरेज रिटर्न, और फिर इस कॉलम की हेडिंग लिखना स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? WM इंटू सिग्मा M। ये आपको मैंने प्रूफ किया था आज कैसे आता है। इस कॉलम की हेडिंग लिख लो स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस कॉलम का फॉर्मूला लिख लो वेटेड एवरेज रिटर्न। ब्रैकेट में लिख के रखो ये कैसे आ रहा है, ये इन दोनों के वेट्स के बेसिस पे वेटेड एवरेज रिटर्न। एक बार मैं इरेज कर दूं, वेटेड एवरेज रिटर्न लिखा है हमने यहाँ पे, और इसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा M इंटू WM। तो हम अलग अलग वेट्स ट्राई करते हैं। ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, आप चाहो तो 10-10 का गैप रख के लिख सकते हैं। 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.25। तो अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, दोनों का टोटल मिलकर होना चाहिए 1। 0.75, 0.50, 0.25, 0। अब यहाँ पे एक से ज्यादा मतलब आपने क्या किया होगा? क्या किया होगा? हमने बोरो किया होगा, इसलिए उसका वेट आएगा नेगेटिव, राइट। सॉल्व करो। पहले केस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिस्क फ्री एसेट है, तो जो रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न होगा वही आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा। रिस्क फ्री एसेट का रिस्क 0 होता है, तो ये 0 लिख देना। चलो पहले हम कॉलम कंप्लीट करते हैं। अभी यहां पर आप कंप्लीट करो 0.25 इंटू 6, ओके, एंड ये कितना था? मार्केट का रिटर्न 15, तो 15 इंटू 0.75 करो, 15 इंटू 0.75, नहीं मार्केट नहीं, सॉरी, मार्केट का 15 है ना, 15 इंटू 0.25 और उसको मेमोरी में डाल दो, और 6 इंटू 0.75 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 8.25 आ गया। 15 इंटू 0.5, 6 इंटू 0.5, 7.5 और 3, 10.5। अब लिखना 15 इंटू 0.5, 6 इंटू 0.25, 6 इंटू 0.25, 12.75। यहाँ पे तो 50 नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ मार्केट पोर्टफोलियो है, और यहाँ पर आपका रिटर्न बढ़ेगा क्योंकि आप बोरो करके मार्केट पोर्टफोलियो में लगा रहे हैं। तो ये आंसर आएगा 17.25। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 15 इंटू 1.25 इक्वल टू मेमोरी प्लस 6 इंटू 0.25 मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल 17.25%। नाउ WM इंटू सिग्मा M, थोड़ा फास्ट करना है अभी आपको। WM यहाँ पे लिखा हुआ है और सिग्मा M 10 दिया हुआ है आपको, तो 0 इंटू 10 0, 0.25 इंटू 10 2.5%। कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, 5%, 7.5, 10%, 12.5%। तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो का रिस्क भी बढ़ता है लेकिन रिटर्न भी बढ़ता है। So this table shows there is a positive relationship between risk and return. There is a trade-off between risk and return. If you want to increase your return, you'll have to take higher risk. अब हम इसको एक डायग्राम के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं।
तो अगर मान लो वो पूछेंगे ड्रॉ कैपिटल मार्केट लाइन, तो ये कैपिटल मार्केट लाइन इस तरह से आपको दिखेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रिस्क फ्री रिटर्न 6% एंड देन गोइंग अप। ड्रॉ कर लीजिए, हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको कैपिटल मार्केट लाइन ड्रॉ करना है। तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। हाइयर द रिस्क, हाइयर द रिटर्न। ऑल पोर्टफोलियोज आर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। ओके, अब एक थ्योरी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अभी आपने 3 एग्जांपल सॉल्व किए कैपिटल मार्केट लाइन के, और एसएमएल यानी सीएपीएम का ग्राफिकल मॉडल। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, CML depicts linear relationship between expected return and the total risk। अभी आपने डायग्राम ड्रॉ किया, expected return total risk of efficient portfolios। SML depicts linear relationship between expected return तो सेम है, and systematic risk means beta of all portfolios, both efficient and inefficient। तो CML में ओनली एफिशिएंट पोर्टफोलियोज का एक्सपेक्टेड रिटर्न बताया जाता है। एसएमएल में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एफिशिएंट भी और इनएफिशिएंट भी बताया जाता है। पॉइंट 2, सीएमएल अज्यूम्स अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो सीएमएल का जम्पशन है कि जितने पॉसिबल डाइवर्सिफिकेशन हो सकते थे वो कर दिया है। अब जो भी रिस्क बच गया है वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क है। इट्स मेजर ऑफ रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क is the total risk of a portfolio, as there is no unsystematic risk present in a well diversified portfolio। तो CML assume करता है it is only a non diversifiable risk which is present now। systematic risk present है, systematic risk पूरी तरह से eliminate हो चुका है। SML is concerned only with the systematic risk of the security। कैपिटल मार्केट लाइन बोलता है रिटर्न इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक रिस्क टेकन बाय द इन्वेस्टर। थर्ड डिफरेंस है एक इंपॉर्टेंट वन, ये इसको टिक करना। CML uses standard deviation to measure the risk। SML uses beta as a measure of risk। Fourth point, all portfolios lying along CML are efficient portfolios। जितने भी पोर्टफोलियो CML लाइन पे है वो एफिशिएंट है, और जो इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो है वो CML लाइन के नीचे पाए जाएंगे। What is SML? It shows securities which are correctly priced in view of the systematic risk associated with securities। SML लाइन बोलता है जो भी सिक्योरिटी SML लाइन पे है वो करेक्टली प्राइस्ड है, एफिशिएंटली प्राइस्ड है, उसका प्राइस इक्विलिब्रियम में है। SML के ऊपर रहा अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो मतलब वो सिक्योरिटी अंडर प्राइस्ड है, और SML लाइन के नीचे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है तो वो सिक्योरिटी ओवर प्राइस्ड है। पॉइंट 5, एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर CML ER इज इक्वल टू, अभी आपने देखा RF प्लस RM माइनस RF इंटू सिग्मा P अपॉन सिग्मा M, और यहाँ पे होगा RF प्लस RM माइनस RF इंटू सिग्मा P अपॉन सिग्मा M इंटू R। ये सिग्मा P अपॉन सिग्मा M इंटू R का मतलब होता है बीटा, तो आप यहाँ पे बीटा भी लिख सकते थे। इज इट राइट? सिर्फ कंपेयर करने के लिए कि दोनों में जो डिफरेंस है वो इंटू R का है, और अगर R की वैल्यू 1 हो तो दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ CML। ओके, कि एक्सपेक्टेड रिटर्न किस गति से चेंज होगा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 यूनिट से चेंज होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है ER माइनस RF अपॉन सिग्मा, या फिर आप
ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो जनरल हो गया, मार्केट पोर्टफोलियो को भी यूज करके आप निकाल सकते हैं, बिकॉज सारे पोर्टफोलियो का स्लोप सेम ही होता है, चाहे आप ये लिखो या फिर ये लिखो, सारे पोर्टफोलियो का स्लोप सेम होता है। और यहाँ पे स्लोप ऑफ SML ER माइनस RF अपॉन बीटा, इज इट राइट? तो ये 6 डिफरेंसेस मैंने लिखा दिए। क्वेश्चन जरा आप सॉल्व करते हैं जो आपके इंस्टीट्यूट के RTP सजेस्टेड या फिर स्टडी मटेरियल वगैरह में आया हुआ है। ये क्वेश्चन RTP में आया था एक बार, जो भी आप सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69, expected return from the market is 20% with a standard deviation of 25%. The risk-free rate is 8%. Compute the market risk return trade-off, यानी स्लोप। तो इसका आंसर होगा RM माइनस RF अपॉन सिग्मा M। ओके, तो आप देखेंगे आपके क्वेश्चन में ये तीनों वेरिएबल ऊपर दिए हुए हैं, RM, RF और ये सिग्मा M। तो वो चाहते थे कि आप इस फॉर्मूले को यूज करो और ये बताओ कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 1 यूनिट से चेंज होता है तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो का रिटर्न कितने % से चेंज होगा। ओके, तो ये तो बोनस मार्क हो गया अगर आपको पता है कि हमसे क्या पूछ रहे हैं। दूसरा है फाइंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हुज स्टैंडर्ड डिविएशंस आर गिवन। अब देखना एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि ये CML का प्रॉब्लम है या SML का प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन CML का है या SML का है। तो आपको एक वर्ड यूज किया गया है प्रॉब्लम में, एफिशिएंट पोर्टफोलियो। एफिशिएंट पोर्टफोलियो का ये प्रॉब्लम है और आप CML फॉर्मूला यूज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। इज इट राइट? इस क्वेश्चन में कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप बीटा नहीं निकाल सकते। अदरवाइज आप इसको SML से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन बीटा निकालना मुश्किल दिख रहा है। तो चलिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे। पहला आंसर उन्होंने पूछा है कैलकुलेट मार्केट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ मार्केट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इनटू ब्रैकेट स्लोप ऑफ CML, स्लोप ऑफ CML। तो ये फॉर्मूला है ER या RM माइनस RF अपॉन सिग्मा M। 20 माइनस 8 अपॉन 15 चेक करना 0.48। तो 0.48 का मतलब है इफ स्टैंडर्ड डेविएशन चेंजेस बाय 1%, expected return will change by 0.48%। एक्सपेक्टेड रिटर्न विल चेंज बाय 0.48%। जैसे जैसे आपका रिस्क 1-1% बढ़ता जाएगा, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 0.48% बढ़ता जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्लोप या ट्रेड ऑफ, कि अगर आपको 0.48% रिस्क रिटर्न ज्यादा चाहिए तो आपको 1% ज्यादा रिस्क लेना होगा। अगला क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछते हैं कि ये सपोज 4 पोर्टफोलियो है, चारों एफिशिएंट पोर्टफोलियो और उनका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग दिया हुआ है, तो उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। तो हम एक टेबल में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन,
एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर CML। CML तो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन एफिशिएंट पोर्टफोलियो लिखा है और उससे हमको पता चला कि ये CML है। और थर्ड कॉलम ड्रॉ करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। थर्ड कॉलम एक्सपेक्टेड रिटर्न। पहले यहां पे बीच में एक फॉर्मूला लिख लो, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू सिग्मा P अपॉन सिग्मा M। ओके, अब देखना ये RM माइनस RF अपॉन सिग्मा M, ये पोर्शन का कैलकुलेशन हमने कर लिया है एंड उसकी वैल्यू आई थी 0.48। तो अभी हमारे पास समय अगर कम रहेगा तो हम क्या करेंगे, RF प्लस 0.48 इंटू सिग्मा P। एक और लाइन नीचे लिख के रखना तो आपका काम फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसके नीचे लिखना RF भी मेरे ख्याल से दिया हुआ ही है, कितना है 8। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 8 प्लस 0.48 इंटू सिग्मा P। तो सिर्फ ये सिग्मा P चेंज होगा, 8 प्लस 0.48 तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ CML। 8 प्लस वो 0.48 की रफ्तार से बढ़ रहा है फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन सिग्मा P। ठीक है, एक मैं करके दिखाता हूं, बाकी 3 आप करना, फिर हम आंसर चेक करेंगे। तो लिखना स्टैंडर्ड डेविएशन 15, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 0.48 इंटू 15, कितना आया 15.2%। 15.2%। अब यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो 25 हो गया, तो 10% स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 इंटू 0.48 4.8% से बढ़ेगा। देखना आंसर मैच होगा, पहले 15.2 था प्लस 4.8 से आपका रिटर्न बढ़ेगा, तो अभी आपका आंसर हो गया 20%। क्रॉस चेक हो गया। एक और ट्राई करो, 30 हुआ तो क्या होगा, 8 प्लस 0.48 इंटू 30। पहले 25 पे 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न था, 25 से 30 हुआ, रिस्क 5% से बढ़ा है, तो 5 इंटू 0.48 2.4% से रिटर्न बढ़ेगा। तो ये आंसर आ रहा है 22.4%। यहां तक ठीक है, लास्ट वाला खुद कर लो। लास्ट में कितना दिया स्टैंडर्ड डेविएशन, 40। तो 40 यानी 10% से अगर रिस्क और बढ़ा तो रिटर्न 4.8% से और बढ़ेगा। तो 40 जब होगा तो इसे 27.2। अब देखेंगे 4.8 का डिफरेंस है यहाँ, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। ये आपकी RTP में आया है और हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें CML इक्वेशन से आंसर निकालना है, क्योंकि एफिशिएंट पोर्टफोलियो शब्द का या टर्म का इस्तेमाल किया गया है। एक क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 70 पे आना, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके नीचे ही है या उसके राइट साइड में होगा नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन 70 दिख गया। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक। यानी आपको सीधा डायरेक्ट सवाल है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक पूछा है। अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग CML एंड SML। एक बार इसको CML इक्वेशन से सॉल्व करो और दूसरी बार SML इक्वेशन से सॉल्व करो। डेटा क्या है, रिस्क फ्री रेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द मार्केट। तो अब ये जो कोरिलेशन दिया हुआ है 0.72, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, गेस करो। ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन के लिए एप्लीकेबल है। तो इस आंसर में इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि CML अज्यूम करता है कि कोरिलेशन इज 1। तो CML के इक्वेशन में कोरिलेशन का काम ही नहीं है। बाकी जो डेटा ये कॉमन है, ये आपके दोनों इक्वेशन में लगेंगे, लेकिन ये जो कोरिलेशन है ये सिर्फ सिर्फ SML इक्वेशन में लगेगा, राइट। तो पहले आप लिखना
एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CML, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CML, ब्रैकेट में लिखना अज्यूमिंग R इज इक्वल टू 1, क्योंकि CML में 0.72 कोरिलेशन के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। CML अज्यूम करता है R इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला है RF प्लस RM माइनस R अपॉन सिग्मा M इंटू सिग्मा P इंटू सिग्मा P या सिग्मा S। क्वेश्चन में स्टॉक लिखा हुआ है 6 प्लस, क्वेश्चन सामने सब कुछ दिया हुआ, 6 प्लस ब्रैकेट में 16 माइनस 6 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट 1.75 इंटू स्टॉक का स्टैंडर्ड डिविएशन 2.15। बहुत इजी है, कुछ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको एक फॉर्मूला दिया है, उसके डेटा दिए गए, बस फॉर्मूला में डेटा पुट करना है, आंसर बाहर 18.29%। मेन आपको एग्जाम में अब ये फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए। ये फॉर्मूला हमने खुद डिराइव किया है, होपफुली आपको ध्यान में आ जाएगा। अगला आंसर लिखना है स्टेप 2 या आंसर 2, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर SML, expected return as per SML where R is equal to 0.72। तो फॉर्मूला आपको पता है SML का, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF इक्वल टू, तो मैंने क्या किया, बीटा अलग से निकालने की जगह बीटा का यहाँ पे एक्सपांडेड वर्जन लिख दिया, RF प्लस R इंटू सिग्मा S अपॉन सिग्मा M, R इंटू सिग्मा S अपॉन सिग्मा M इज बीटा इंटू RM माइनस RF, ताकि आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। 6 प्लस 0.72 इंटू 2.15 अपॉन 1.75 इंटू 16 माइनस 6, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14.85%, 14.85%। तो ये आपका आंसर हो गया एज पर SML। तो ये क्वेश्चन देने का पर्पस यही था कि आपको समझ में आए कि SML और CML के फॉर्मूले में क्या फर्क है। एक अज्यूम करता है R इज इक्वल टू 1 और एक अज्यूम कर रहा है कि R इज इक्वल टू एनीथिंग बिटवीन -1 to +1। ओके, नेक्स्ट थियरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी मॉडल। पेज नंबर 38 पर आ जाओ, पैराग्राफ नंबर 55 पर आ जाओ। नीचे आपको दिखेगा APTM, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी मॉडल। ओके, हमने अब तक बहुत सारे इक्वेशंस देख लिए हैं। एक तो हमने CAPM का इक्वेशन देखा, कैरेक्टरिस्टिक लाइन का देखा, कैपिटल मार्केट लाइन का इक्वेशन देखा, और अभी आप देखने जा रहे हैं APTM। ओके, तो CAPM का फॉर्मूला है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। राइट, इन दोनों को फिलहाल डिस्कस नहीं करते हैं, उसका यहाँ पे उतना रेलेवेंस नहीं है। आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ, RF प्लस बीटा, बीटा मतलब सिस्टमैटिक रिस्क, बीटा मतलब सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क मीन्स मार्केट रिस्क which influence all the companies and industries, economy wide factors, they will affect all companies in an economy। okay, और उन सबका एक सिंगल नंबर में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, उन सारे रिस्क को, और एक नाम दिया है बीटा, और मार्केट रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, तो इस सिस्टमैटिक रिस्क में सारे रिस्क छुपे हुए हैं, एक ही वेरिएबल में, एक ही नंबर में सारे रिस्क का इफेक्ट दिया हुआ है।
सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट द रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। ओके, ये नोट मैंने आपको दे दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में नेक्स्ट पेज पे। तो जो सोच रहे कहाँ लिखा हुआ है, आपकी बुक में है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट द रिटर्न एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का रिटर्न बहुत सारे फैक्टर से होता है, उसको हम ब्रॉडली सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। और सिस्टमैटिक रिस्क में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? मनी सप्लाई। ओके, गवर्नमेंट ने अगर मनी सप्लाई बहुत बढ़ा दी तो सबको इफेक्ट होगा। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, इस टाइप के आइटम दे विल अफेक्ट ऑल द कंपनीज एंड ऑल द सिक्योरिटीज। अभी सीएपीएम क्या कहता है कि रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, यानी इस एक बीटा में ये सारे रिस्क का इफेक्ट आ गया, सारे सिस्टमैटिक रिस्क का इफेक्ट बीटा में आ गया। लेकिन एपीटीएम जिसको डेवलप किया था एक मिस्टर स्टीफन रॉस ने, क्या नाम है इनका? स्टीफन रॉस। इन्होंने कहा कि ये जो सीएपीएम है, इस थियरी में एक प्रॉब्लम है, एक ड्रॉबैक है। क्यों ड्रॉबैक है? इसने कहा कि मानते हैं ये सब सिस्टमैटिक रिस्क है, लेकिन ये जो रिस्क है ये सभी कंपनी को एक जैसा तो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का। दो कंपनी है ए और बी। ए कंपनी बाइज एंड सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट, यानी ये डोमेस्टिक मार्केट से अपना इनपुट खरीदती है, रॉ मटेरियल हो या ट्रेडिंग गुड्स हो, और उसको डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचती है। बी कंपनी इज एन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कंपनी, यानी ये कंपनी का बिजनेस है इंपोर्ट करना और उसको एक्सपोर्ट करना प्रोसेस करके। आपने कहा, सीएपीएम मॉडल ने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इज अ सिस्टमैटिक रिस्क और उसका इफेक्ट वो बीटा में उन्होंने इंक्लूड कर लिया है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क किसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, ए या बी को? तो आपका जवाब है कि बी वुड बी मोर अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एंड ए वुड बी लेस अफेक्टेड। तो इनका फिर बीटा भी अलग होना चाहिए, इनका रिस्क प्रीमियम भी अलग होना चाहिए। इज इट राइट? एक और एग्जांपल देते हैं। आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट इज अ सिस्टमैटिक रिस्क। अभी दो कंपनी है, एक है बैंक और दूसरा है मान लो एक सॉफ्टवेयर कंपनी, फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड। नो बोरिंग नो लेंडिंग, उनकी बैलेंस शीट में कोई बोरिंग नहीं है, कोई ज्यादा लेंडिंग नहीं है, छोटा मोटा कुछ सरप्लस रहेगा तो बात अलग है। बैंक का बिजनेस ही क्या है? बैंक का बिजनेस है एक पार्टी से बोरो करना और दूसरे को लेंड करना। ठीक है, आप डिपॉजिट जब बैंक में रखते तो वह बैंक आपसे बोरो कर रही है, जब किसी को लोन देती है, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, तो लेंड कर रही है। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होता है, बैंक विल बी अफेक्टेड मोर अफेक्टेड, ये कंपनी लेस अफेक्टेड, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी नहीं है जिसपे इंटरेस्ट लेना है देना है, तो उनको कम फर्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आपके कस्टमर को इम्पैक्ट आए,
तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपको भी हो सकता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट होगा वो बैंक को अलग होगा, सॉफ्टवेयर कंपनी को अलग होगा, राइट। तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल दिए, ऐसे और भी एग्जाम्पल डेवलप किए सकते हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क विल अफेक्ट टू कंपनीज इन टू डिफरेंट मैनर। उनका डिग्री ऑफ जो रिस्क रहेगा वो अलग होगा। डोमेस्टिक कंपनी के लिए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का रिस्क बहुत कम होता है बिकॉज कहीं ना कहीं आप सपोज ये मैंने लैपटॉप खरीदा है, मोबाइल खरीदा है, कुछ ऑफिस के इक्विपमेंट खरीदे, उसमें हो सकता है कुछ फॉरेन के कंपोनेंट्स हो, फॉरेन के इक्विपमेंट हो, तो उतना फर्क पड़ेगा। पेट्रोल अगर हम गाड़ी में यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल जो इम्पोर्टेड है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज रेट का हमारे पे फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत कम। लेकिन जिनका काम धंधा ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, जिसका रेवेन्यू पूरा 100% या एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे बेस्ड है, इम्पोर्ट 70-80% ऑफ द टोटल इनपुट कंज्यूम्ड है, तो वैसे लोगों के लिए तो एक्सचेंज रेट बहुत फर्क पड़ेगा उसका। तो स्टीफन रॉस ने कहा वी शुड यूज मल्टीपल फैक्टर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट वन फैक्टर वन बीटा, वील यूज मल्टीपल बीटा फॉर ईच फैक्टर। ओके, एपीटी इज अ मल्टी फैक्टर मॉडल। इसमें कहता है कि अगर एक स्टॉक को ये सब फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो हमें हर एक स्टॉक का बीटा निकालना चाहिए, हर एक फैक्टर का बीटा निकालना चाहिए, बीटा हर एक फैक्टर का, और हर एक फैक्टर का रिस्क प्रीमियम निकालना चाहिए। व्हाट इज द रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच फैक्टर। ओके, तो अब हमारा काम बढ़ जाएगा। अब हमें देखना है कि एक स्टॉक को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। एनालिस्ट क्या देखेगा कि ये स्टॉक को ये फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, उसका फैक्टर रिस्क प्रीमियम कितना है, ओके, उसका बीटा कितना है, एंड अकॉर्डिंगली ही विल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक और छोटी सी स्टोरी याद आ रही है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। सीएपीएम कहता है कि एक बीटा यूज करना है, एपीटीएम कहता है मल्टीपल बीटा यूज करना, मल्टी फैक्टर मॉडल। अब दोनों में बेहतर कौन है? तो कॉन्सेप्चुअली एपीटीएम इज बेटर। ओके, थियोरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली एपीटीएम इज बेटर बिकॉज हम जो जो फैक्टर कंपनी के रिस्क को अफेक्ट कर रहे हैं उसको कंसिडर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द रिस्क, सो इट्स अ मोर डिटेल्ड वन। ओके, अब देखना कि एक बार एक पायलट फ्लाइट चला रहा था, एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था, अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गई उसको। तो उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात की और कहा कि मुझे रास्ता दिखाओ, समझाओ कि मुझे क्या करना है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पूछा, एटीसी बोलते हैं, कि तुम कहाँ हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पूछा तुम थोड़ा मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, हम तुम्हें लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तुम कहाँ हो। तो उसने कहा, पायलट ने, कि मैं दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर हूं, मैं दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर हूं। बस इतना बोल के उस चुप हो गया। लेकिन पायलट के बाजू में एक और को पायलट बैठा रहता है, उसका जूनियर। ओके, उसने कहा सर ऐसे मत जवाब दीजिए। उसने कहा कि आप बताइए कि हम दिल्ली के नॉर्थ साइड में, ठीक है, और 30,000 फीट पे है, हाइट पे है, और हम 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम हमारी फ्लाइट चल रही है। तो दिल्ली से हम 60 किलोमीटर नॉर्थ है, इस हाइट पे हैं, इस स्पीड से हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो उसने अपने बॉस को ज्ञान दिया कि ये सही होगा। तो एटीसी को कौन सा जवाब सही लगेगा और
किस जवाब के बेसिस पे वो सही डायरेक्शन दे सकता है। तो आप सबका जवाब है कि ये जवाब पहले वाले जवाब से ज्यादा सही है जब आप कहते हैं कि हम दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर हैं। अब 60 किलोमीटर इस तरफ भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है, साउथ वेस्ट भी हो सकता है, ओके, ईस्ट साइड में भी हो सकता है, या पाकिस्तान साइड भी हो सकता है, ठीक है, या उधर चाइना साइड भी हो सकता है। भाई 60 किधर है, किस स्पीड से चल रहे हो, किस हाइट पे चल रहे हो, और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो ये जो CAPM थ्योरी था ये पहले वाले आंसर की तरह है, एक में ही सब कुछ उसने बता दिया। तुम समझो अब उसमें, उसी में मेरा हाइट भी इन्वॉल्व है, स्पीड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन APTM बोलता है नहीं, हाइट बताओ, स्पीड बताओ, डायरेक्शन बताओ, डिस्टेंस बताओ। तो फिर सामने वाला उसको और बेटर इवेल्युएट कर पाएगा और सही मायने में उसकी वैल्यूएशन कर पाएगा। इज इट राइट? तो हो सकता है आपको अभी CAPM और APTM का डिफरेंस समझ में आ गया। ये बहुत डिटेल में जाता है, हर एक फैक्टर को इवेल्युएट करने के लिए कहता है, हर एक तो नहीं कहता, कहता जो फैक्टर इस कंपनी के रिटर्न को, प्राइसिंग को अफेक्ट कर सकता है आप उसको कंसिडर करो। APTM states that expected return on the investment is dependent on how the investment reacts to a set of individual macroeconomic factors। तो APTM भी वही कह रहा है जो CAPM कह रहा है, लेकिन APTM कह रहा है कि यहाँ पे आप हर एक फैक्टर को एनालाइज करो जो रिटर्न को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ओके, एंड हर एक फैक्टर का बीटा निकालो, बिकॉज हर एक कंपनी के लिए डिफरेंट फैक्टर्स का बीटा डिफरेंट हो सकता है। एक्सपोर्टर के लिए फॉरेन एक्सचेंज का बीटा हाइयर हो सकता है कंपेयर टू अ कंपनी जो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ऑपरेट करती है, एंड रिस्क प्रीमियम एसोसिएटेड विद ईच ऑफ दिस फैक्टर्स। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक तो आपको फैक्टर्स की लिस्ट बनानी है। जैसे हमारे एग्जांपल में मान लो मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, फॉरेक्स, GDP ग्रोथ रेट, फिर इन सब का बीटा निकालना है, और रिस्क प्रीमियम जिसको हम बोलेंगे फैक्टर रिस्क प्रीमियम, इस फैक्टर का रिस्क प्रीमियम क्या है और उसको उसके बीटा से मल्टीप्लाई करना, फैक्टर बीटा, ओके। तब क्या होगा, जो कंपनी फॉरेक्स में जिसका रिस्क ज्यादा है उसका फॉरेक्स बीटा ज्यादा होगा, ओके, दूसरी कंपनी का फॉरेक्स बीटा कम होगा, एक कंपनी का इन्फ्लेशन बीटा ज्यादा होगा, दूसरी का कम होगा। तो अकॉर्डिंगली जिसका जितना रिस्क है उसके हिसाब से उसको प्रीमियम मिलेगा टोटल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्टॉक को कितना प्रीमियम मिलना है वो मिल जाएगा, और एक मिनिमम रिस्क फ्री रिटर्न तो आपको चाहिए ही, उसको ऐड कर देंगे तो वो हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। दैट्स इट। तो आप बोलेंगे हमने वही किया जो हमने CAPM में किया, बिल्कुल वही किया। CAPM में बस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम लिखते थे, यहाँ पे जितने फैक्टर होंगे उन सबका बीटा और उन सबका रिस्क प्रीमियम से आपको मल्टीप्लाई करना है, बस काम बढ़ जाएगा आपका थोड़ा। APTM seeks to identify the risk return for each of the factors individually। APTM ने कहा इन सबको एक में मत मर्ज कर दो, इन सबका अलग अलग बीटा और अलग अलग रिस्क प्रीमियम निकालो, एंड देन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन डू द प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ओके। तो ये बेसिकली आपको सिस्टमैटिक रिस्क को ब्रेक करने के लिए कह रहा है कि इसमें कितना किस किस फैक्टर की वजह से है, ओके। सो नाउ विल टेक अ ब्रेक।